हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटम गुरुजी चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम सॉलिड स्टेट चैप्टर को स्टार्ट किए थे और आपको मैं काफ़ी बेसिक से डिटेल में आपको बताया था कि किस तरह से आपके जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको हम डिफाइन करते हैं। और उसको आप 11th में 12th में आपने फिजिक्स में उसको देख भी रखा होगा कि किस तरीके से हम सॉलिड को अलग तरीके से पढ़ते हैं और जो फ्लूइड जो है उसको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो आपका फ्लूइड जो है फ्लूइड उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 12th में पढ़ोगे। जैसे कि आपके चैप्टर जो हो गए सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा डील करेगा आपका फ्लूइड से, और आपका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर हो गया, ठीक है ना। और वही अगर आप फिजिक्स की बात करोगे तो चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 पूरा डिटेल में है आपका फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। जब भी आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा उस चीज़ को मतलब बेसिक से उस चीज़ को लेके चलोगे ना तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो आज मैं आपका जो चैप्टर था आपका सॉलिड स्टेट उसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और आपको और थोड़ी सी बेसिक में डिटेल बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है ना। देखो, तो सॉलिड स्टेट का मैं आपको पूरा बेसिक बता दिया था। अब सुनो, ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है, पहले तो ये समझना चाहिए हमें कि क्या इस चैप्टर में क्या नया है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, और क्यों मतलब इसको रखा गया है यहाँ पे। तो देखो, एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सॉलिड स्टेट में देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एटम की जो साइज है, क्योंकि देखो हमारे पास जो सॉलिड रहता है ना उसको हमें एकदम बारीकी से देखना है और एकदम उसके छोटे से छोटा पार्टिकल जो है जो हमें दिख रहा है उसके साइज को देखना है, ठीक है। उसके किसको देखना है, साइज को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझाते हैं उसको क्या किस चीज़ को देखना है, उसके साइज को देखना है, ठीक है। जैसे देखो कोई भी सॉलिड, जैसे देखो मैं इस तरीके का एक सॉलिड ले रहा हूँ और अब मैं अभी आपको बताऊंगा भी कि आप सॉलिड में क्यूब ही क्यों बनाते हो, ठीक है। ये भी बताऊंगा आपको कि हम क्यूब से ही क्यों बनाते हैं। आप अभी तो मान के चलो ये आपका कोई एक सॉलिड है, ठीक है, ये आपका सॉलिड है। अब क्या होगा, देखो अगर हम इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखें, मतलब ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे, तो आप इस तरीके का छोटे छोटे पार्टिकल जो है इसको इस तरीके से देख लो। इस तरीके के इसके छोटे छोटे पार्टिकल है। अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरा कि ये इस तरीके से क्यों बना रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये जो इसका छोटा छोटा जो पार्टिकल है इसका साइज हमें जितना जितना मतलब जितना छोटे पार्टिकल का साइज हमें पता रहेगा उतने अच्छे से हम इस सॉलिड को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि हमारा मेन पर्पस यही होता है कि हम उसके साइज को मतलब एकदम छोटे से छोटे साइज को स्टडी कर पाए। तो सॉलिड स्टेट में हम बेसिकली जो पार्टिकल का जो साइज स्टडी कर पाते हैं वो 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर या फिर इसके आसपास में रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका जो रहेगा उसका एज लेंथ लगभग आपका 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर के आसपास में आता है, यहाँ पे जो भी आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे। और हमारे पास इतना ही अभी तक नोन है, ठीक है। जो पुरानी जो साइंस है वहाँ तक हमें हमारे पास इतना ही अभी तक नोन है। अभी जो न्यू है, देखो ये तो पुराना वर्जन है आपका, अभी जो नया जो चीज़ चल रहा है वो चल रहा है आपका नैनो पार्टिकल्स। क्या चल रहा है आपका, नैनो पार्टिकल्स। और नैनो पार्टिकल्स में हमने क्या किया है, जो पार्टिकल के जो साइज है उससे और छोटे साइज को हमने उस पर हमारी स्टडी चालू है, ठीक है। तो देखो ये पुराना है आपका सॉलिड स्टेट, जहाँ पर हम साइज जो है बहुत ही छोटा, जैसे 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये सब पार्टिकल्स को हम बात करते हैं, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स में ये जो साइज है ये आपका और भी छोटा हो चुका है, यहाँ पर हमें और भी मतलब इसके बारे में पता चला है। और ये जो रहेगा आपका अब मतलब इससे लेटेस्ट स्टडी जो रहेगा कौन सा रहेगा आपका, नैनो पार्टिकल्स। समझ में आना, तो ये पुराना इससे चल रहा है आपका सॉलिड स्टेट। अब जो आप कुछ आगे आने वाले सालों में देखोगे तो पूरा चेंज कर जाएगा आपका नैनो पार्टिकल्स, क्योंकि हमने इससे भी छोटे पार्टिकल के साइज को ढूंढ निकाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर चालू है अभी रिसर्च, इसके ऊपर चालू है आपका, ठीक है। और आप देख सकते हो कि मतलब बहुत जगह अब इस पार्टिकल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल कर रहा है नैनो पार्टिकल्स का, ठीक है ना। क्योंकि देखो जितना आपको पता रहेगा ना एकदम छोटे छोटे साइज का उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स रहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब छोटा पार्टिकल इतना करेगा क्या, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप एक आयरन पकड़ के चलो, आयरन। अब आपने देखो छोटे क्लासेस में एक ये चीज़ पढ़ा होगा कि जो आपका आयरन जो होता है, आयरन वो कैसा मटेरियल होता है आपका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। मतलब ये मैग्नेटाइज ये जो रहेगा ये आपका किसकी तरह काम करना चाहिए, मैग्नेट की तरह काम करना चाहिए, ठीक है ना। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो आयरन जो है उसके पास प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। लेकिन आप खुद सोचो कि जब आप दो मैग्नेट को पास में लाओगे, जैसे एक मैग्नेट है आपका और एक और मैग्नेट है, तो ये आपस पास में कितना भी लेकर आओगे तो ये आपस में चिपकेगा। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी तो इसके पास होती नहीं है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा और आपको ये डाउट आया भी होगा कि हमने बचपन से पढ़ रखा है कि आयरन आपका मैग्नेट की तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। लेकिन जब हम दो आयरन के पार्टिकल को पास में लाते हैं तो वो चिपकना चाहिए, ठीक है, जैसे मैग्नेट आपका चिपकता है। लेकिन आयरन तो मतलब चिपकता नहीं है। तो फिर या तो हमने पढ़ा गलत है, या फिर ये आयरन जो है वो मैग्नेट की तरह होता नहीं है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने क्या पढ़ रखा है ना कि आयरन आपका मैग्नेट की तरह है, तो मैग्नेट जब दो मैग्नेट को आप पास में लागो तो आपस में चिपकना चाहिए वो। लेकिन आपने देखा होगा कि जो अगर आप दो आयरन के रॉड्स को पास में लेकर आओगे तो चिपकता तो है नहीं वो, मैग्नेट लागो तो चिपकेगा, लेकिन ये तो चिपकता नहीं है। तो ऐसा इसमें क्या होता है, या तो आपने पढ़ रखा गलत है या तो आप जो मतलब आयरन की प्रॉपर्टी जो बोल रहे हो मैग्नेट वो गलत है फिर, ठीक है। नहीं देखो आपने पढ़ा भी एकदम सही है। उसमें होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको उसमें होता क्या है
कि हम क्या करते हैं, जैसे देखो आयरन की अगर आप बात करोगे ना तो उसके एकदम छोटे लेवल पे अगर बात करोगे ना, जैसे इसका जो आयरन का जो एकदम साइज एकदम स्मॉलेस्ट वाला, एकदम स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है। तो देखो स्मॉलेस्ट वाला जो रहेगा कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, एकदम छोटा, इसका जो एकदम छोटा जो पार्टिकल है ना, इसका छोटा वाला पार्टिकल, उसको अगर हम बात करेंगे तो देखो वो समझ लो कुछ इस तरीके से रहेगा आपका, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स रहेंगे। आयरन की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो होता क्या है कि आयरन जो होता है उसके पास मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी होती है, तो उसका अगर समझ लो इस तरीके से उसका डायरेक्शन होता है, मैग्नेट जो होता है ना उसका डायरेक्शन समझ लो इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर हमें इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना, तो देखो जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमें इसका एकदम छोटा वाला साइज पता है। तो अगर इसके सारे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर एक लाइन एक प्लेन में आ रहा है, जैसे इस तरीके से जो मैं बना रहा हूँ आपका एक प्लेन में आ रहा है इस तरीके से, तब ये बिहेव करेगा आपका एज ए मैग्नेट। सबको अगर हमने एक लाइन एक प्लेन में कर दिया ना, तो फिर ये जो आयरन है वो आयरन ना रह के वो कैसा हो जाएगा आपका, मैग्नेट की तरह काम करेगा वो आपका, उसको हम बोलेंगे मैग्नेट, ठीक है। लेकिन अगर देखो अगर आपको सब उसके छोटे छोटे वाले पार्टिकल्स का सब कुछ आपको पता है तो आप ये भी तो कर सकते हो, जैसे ये देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है, तो आपने क्या किया, दूसरा जो लगाया उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने इस तरीके से कर दिया। फिर तीसरा वाला जो था उसका ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, तो आपने क्या किया, चौथे वाले को जो लगाया उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने नीचे की तरफ कर दिया। समझ में ना। अगर आपको एकदम छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में अगर पता है तो आप इस तरीके के चेंजेस कर सकते हो, ठीक है ना। अब इस तरीके के चेंजेस करोगे तो यहाँ पे देखो सारे मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइन्स है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो फिर ये आपका मैग्नेट की तरह बिहेव कर पाएगा, नहीं बिहेव कर पाएगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉन मैग्नेट। समझ में आ रहा। तो एक आयरन वो कभी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और वही आयरन कभी आपका नॉन मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप छोटे पार्टिकल्स की बात करोगे सब डिफाइन होगा आपका छोटे पार्टिकल्स पे। देखो मैंने कर दिया ना, अगर मैं एकदम छोटे पार्टिकल्स का अगर मुझे सब कुछ पता है तो मैं क्या करूंगा, उसको एकदम बेसिक लेवल पे ले जाके चेंज कर दूंगा, और बेसिक लेवल पे ले जाकर अगर मैंने चेंज कर दिया तो फिर वही दोनों आयरन ही है आपका, लेकिन एक आपका मैग्नेट की तरह काम कर रहा है और एक आपका नॉन मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। समझ में आया। तो ये फायदा होता है कि अगर आपको एकदम पार्टिकल का एकदम छोटा से छोटा चीज़ अगर आपको पता है तो आप चीज़ों को इस तरीके से चेंज कर सकते हो। ये समझ में आया ना। देखो काफ़ी मैंने इंटरेस्टिंग आपको बात बताई है यहाँ पे। मैग्नेट को देखो और नॉन मैग्नेट को देखो, दोनों है आयरन ही, दोनों है आयरन ही, लेकिन जब मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो मैं अपने हिसाब से उस आयरन को मैग्नेट भी बना सकता हूँ और उसी आयरन को मैं नॉन मैग्नेट भी बना सकता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे एकदम छोटा छोटा चीज़ इसका पता है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम बोल देते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। पार्टिकल को एकदम स्मॉलेस्ट साइज तक हमें पढ़ना है इसमें, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टी को इन्हांस कर सके, अपने हिसाब से चेंज कर सके, जिस तरीके का हमें एप्लीकेशन चाहिए उस तरीके का। समझ में। तो पहले आपका सॉलिड स्टेट चल रहा था, अभी कुछ सालों में या फिर आप बोल तो 5 से 10 साल ही हुआ है, एक नया मतलब जो पार्टिकल है उसके साइज को हमने और छोटा करके उसकी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स। और आपका केमिस्ट्री में एक चैप्टर भी है जहाँ पर आप नैनो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट का आपको मैंने समझा दिया कि क्यों पढ़ना है हमें, और आगे आने वाला फ्यूचर क्या रहेगा आपका नैनो पार्टिकल्स के ऊपर में रहेगा। अब देखो नैनो पार्टिकल्स में कुछ बहुत खासियत है, जैसे आपका मेडिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जब आप वाटर को फिल्टर करवाते हो, वाटर को जब आप फिल्टर करते हो फिल्टर, तो उसमें ये जो अभी जो अपने घर में लगा हुआ रहता है ना, तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है। ये आप सबको पता भी होगा थोड़ा मोड़ा, वो किससे होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या करता है, वो वाटर को जब फिल्टर करता है ना, तो फिल्टर करने के साथ देखो कचरा तो निकालता ही है, साथ ही साथ उसके मिनरल्स को भी निकाल देता है। समझ में। जब आपने जो अपने घर में जो फिल्टर लगाया है, घर में वाटर फिल्टर जो लगाया है, वो क्या करता है, पानी को इतने अच्छे से वो मतलब फिल्टर करता है ना, कि उसमें से वो क्या करता है कि उसका कचरा पार्टिकल्स को निकालने के चक्कर में वो क्या करता है, मिनरल्स को भी निकाल देता है, ठीक है। और पानी हम पीते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें मिनरल चाहिए, लेकिन आप समझो कि आपके घर में जो प्रोसेस लगा हुआ है ऑस्मोसिस वाला, वो क्या कर रहा है, आपका मिनरल तो आपको प्रोवाइड कर ही नहीं रहा है। इसलिए आप देखना कि इतने तेज़ी से इंडिया में इतना मतलब कंडीशन ख़राब हो चुका है, क्योंकि वाटर से जो मिलने वाला मिनरल्स था अब हमें नहीं मिलता है। अगर हमने घर में अपने आज के घर में सबके घर में ये लगा हुआ है, वाटर फिल्टर लगा हुआ है, तो ये इतना घातक इसलिए है क्योंकि यहाँ से पूरा मिनरल से ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। अब नैनो पार्टिकल ने भी एक वाटर फिल्टर बनाया है, नैनो पार्टिकल ने भी ये भी क्या बोला है कि हम भी पानी को फिल्टर करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास खासियत ये रहेगी कि इसमें से हम मिनरल्स को रिलीज नहीं करेंगे। मिनरल्स जो रहेगा वाटर का वैसे ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और पानी से हम क्या निकालेंगे, सिर्फ कचरा पार्टिकल्स को निकालेंगे। अब ये नैनो पार्टिकल ने एक फिल्टर बनाया है, मतलब वाटर फिल्टर बनाया है इस तरीके से। लेकिन क्या है, अभी देखो स्टार्टिंग में, अब आप बोलोगे कि सर जब इतना अच्छा डिस्कवरी हो रहा है तो हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं नैनो पार्टिकल्स के फिल्टर को। तो प्रॉब्लम अभी ये है कि देखो ये टेक्नोलॉजी न्यू है, तो कोई भी चीज़ अगर नया रहता है तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है,
जैसे नैनो पार्टिकल का जो फिल्टर है ना, इसका लगभग कॉस्ट आपका 2 लाख से 3 लाख के आसपास में है। ठीक है, तो 2 लाख से 3 लाख रहेगा तो आप मतलब समझ रहे हो, ये आप घर में नहीं लगा सकते हो। ठीक है, और ये जो है आपका ये वाला जो है, इसमें आपका 8 से 10 हज़ार के आसपास में आ जाता है। तो ये अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाला फ्यूचर इस पर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरा मतलब ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है, पानी में से जो भी काम की चीज़ें हैं हम वो ले ही नहीं पा रहे हैं, समझ में आना। तो इस तरीके से अब देखो कुछ अब आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी बता देता हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका काम इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो आपका रूफ जो होता है, रूफ जो आपकी गाड़ी जो होती है ना 4 व्हीलर, उसमें देखना जो मतलब बहुत सारा डस्ट जम जाता है। ठीक है, अगर वो नैनो पार्टिकल से बनाओगे ना तो वो होता है एंटी डस्ट, मतलब डस्ट आएगा भी तो उस पर चिपकेगा नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारी इसमें खूबियाँ हैं नैनो पार्टिकल्स में, वो मैं इसे बताना चालू करूँगा तो बहुत सारा बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक अपने को चैप्टर दिया हुआ है 16th चैप्टर, जहाँ पर मैं नैनो पार्टिकल्स को आपको पढ़ाऊंगा और काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस चीज़ को एनहांस कर सकते हो। ठीक है, और आगे आने वाला फ्यूचर आपका किस तरीके से है। तो मेरे ख्याल से आपको इस चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है समझ में आया होगा, क्योंकि हमें चीज़ों को एकदम छोटे लेवल पे देखना है। और छोटे लेवल पे हम इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर हमें वो चीज़ समझ में आ गया ना, तो हम चीज़ों को अपनी तरफ से एनहांस कर सकते हैं, या फिर हमें जिस तरीके का एप्लीकेशन चाहिए उस तरीके से हम उस पार्टिकल को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यही सब आपको पढ़ाएगा सॉलिड स्टेट, तो पूरे चैप्टर में यही सब रहेगा। अब बोलोगे सर जब पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसमें तो इतना वो सब आया ही नहीं है, तो मैं देखो अभी जब आप 12th में पढ़ रहे हो तो एकदम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो, एकदम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो, तो सारी चीज़ें नहीं आएगी। लेकिन जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे या फिर आप BSc ये सब में जाओगे ना, तो आपको फिर ये सब चीज़ें समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या बताया था आपको, वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा कि वाई वी स्टडी सॉलिड स्टेट। ठीक है, 12th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, उसका वीडियो रखा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। और उसका थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बता दिया। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं सॉलिड। अब देखो सॉलिड में होता क्या है, ये आपका एक सॉलिड जो है आपका देखो क्या है, एक नया पेन ले लेते हैं ऐसे, चलो ठीक है। सॉलिड ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या नया चीज़ है अभी, इसको देखते हैं। देखो और ये स्ट्रांग होता है। देखो सॉलिड में क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ। सॉलिड में क्या होता है आपका, ये देखिए आप, इस चीज़ को देखिए आप, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ से बताऊंगा फिर आपका क्या किस तरीके से रहता है। देखो ये सॉलिड में देखो, ये आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको मैं अभी बनाया था, जिसको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से रहेगा आपका, ये इस तरीके से आपका पूरा। ठीक है, ये सॉलिड है आपका, ये लिक्विड है आपका, ये गैस है। तीनों में अगर आप देखोगे तो लिक्विड में देखो हल्का सा आपका गैप का डिस्टेंस बड़ा है, और गैस में बहुत ज़्यादा ही गैप का डिस्टेंस बड़ा है। ये ऐसा इसलिए होता है, देखो सब चीज़ आपका डिफाइन होता है इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे। ठीक है, अगर ये दो चीज़ देखो, अगर ये दो एटम को अगर आप देखोगे तो एकदम पास पास में है। ये एकदम पास में क्यों है, क्योंकि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये दो पार्टिकल को देखो एकदम पास वाले, ये इधर है ये इधर है, इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और इसमें देखो इसमें बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये पार्टिकल जो है ना, ये आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं उस एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, गैस। अगर वो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड। और अगर इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर देखो कभी भी वर्ड आएगा ना इंटर, INTER, इसका मतलब होता है ये दो पार्टिकल्स के बीच में बोल रहा है। अब ये जो पार्टिकल्स है, ये मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जो दो आपके पार्टिकल्स हैं, कोई भी दो पार्टिकल्स ले लो, अगर वो दोनों पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सॉलिड। क्या बोल देते हैं, सॉलिड। समझ में ना, तो इसलिए सॉलिड में क्या ऐसा होता है कि जो भी दो पार्टिकल्स रहेंगे उसके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, इसलिए आप कभी भी आप प्रेस करोगे ना, सॉलिड को प्रेस करोगे, तो ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन भाई अगर आप लिक्विड में देखो, लिक्विड में जैसे आप यहाँ पे ऊपर से प्रेस करना स्टार्ट कीजिए, इसको मतलब दबाना स्टार्ट किए, तो ये जो रहेगा ना, ये मूवमेंट कर सकता है, तो ये मूवमेंट कर जाता है। जैसे आप पानी है, पानी को रख दो आप, और ऊपर से उसको हल्का सा प्रेस करो, तो देखना वो ऐसा फैल जाएगा वो। ठीक है, वो इसलिए फैल जाता है क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल को घूमने के लिए जगह रहता है। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो वो मूवमेंट करेगा। मतलब क्या हुआ आपका, उसका शेप डिफॉर्म हो जाएगा। उसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में ऊपर अच्छे से बताया है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लिक्विड। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा रहेगा आपका, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉलिड बोल देते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, चलो मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये देखो इस तरीके से है आपके, ये इस तरीके से पार्टिकल है। तो देखो ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है, इसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल्स। इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटर पार्टिकल्स। और ये आपस में दोनों जो अटैच्ड है,
ये दोनों आपस में जो अटैच्ड है, ये क्यों अटैच्ड है? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। ये दोनों आपस में क्यों अटैच्ड है? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो छोड़ दो। यहाँ पे देखो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो ये मैंने बता दिया आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर पार्टिकल्स। कभी भी आज के बाद इंटर पार्टिकल्स बोलेगा या फिर इंटर वर्ड, ये जो रहेगा इंटर, आपने एक और चीज़ सुना होगा इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो इंटर का मतलब ही होता है कि दो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, उसी को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तभी इतने पास में है वो अटैच्ड। दूसरा देखो, सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट शेप का मतलब क्या है? जैसे देखो आप जब उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या करोगे आप, आपके पास वो रहेगा, उसका बेसिक मटेरियल रहेगा, तो आप क्या करते थे? उसको मैन्युफैक्चरिंग करवाओगे, ठीक है, या फिर उसको रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करवाओगे जैसा आपको शेप चाहिए, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? डेफिनाइट शेप। उसी को हम क्या बोल देते हैं? डेफिनाइट शेप। मतलब जैसा भी शेप चाहिए ना, आप उसको उस शेप में ढाल सकते हो या फिर उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको बोलेगा आप हमें सिलेंडर के फॉर्म में दे दो। जैसे जो रॉड जो होते हैं, आयरन के जो रॉड जो होते हैं, वो अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे ना, तो इस तरीके से ऐसा लंबा लंबा रॉड निकालते हैं वो सब। ठीक है, तो इसका शेप कौन सा रहेगा? सिलेंड्रिकल। आपने सिलेंड्रिकल निकाल दिया। और जब आप स्टील जो होता है, स्टील, तो इंडस्ट्री में जब आप कहीं से भी मतलब कोई इंडस्ट्री से जब आप स्टील को खरीदोगे ना, तब वो जो रहता है वो आपका इस तरीके से रहता है, सीट के फॉर्म में रहता है, इस तरीके से, ऐसे लंबे लंबे सीट के फॉर्म में रहता है स्टील। और फिर आप धीरे धीरे आपको जैसा चाहिए, मतलब आप इंडस्ट्री में लेके गए, उसको फिर जिस तरीके से काटना पीटना उस तरीके से काटना स्टार्ट कर देते हो। समझ में ना? तो डेफिनेट शेप का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सॉलिड रहेगा ना, तो आप उसको जो भी शेप चाहिए उस शेप में आप उसको ढाल सकते हो। ठीक है, और जब उसको मतलब जो भी शेप में अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये सिलेंडर के फॉर्म में तो इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है ना, और आप इजीली इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये क्या बोला मैंने? सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। तो जो भी सॉलिड रहेगा उसका एक डेफिनाइट शेप रहेगा और उसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम भी रहता है। ठीक है, और ये देखो आगे में लिखा हुआ, ये नया सेंटेंस यहाँ से, विच चेंज ओनली विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या चीज़ है? जैसे देखो आप सुनो, आपको मैंने क्या किया, जो आपका ये जो था, इसको मैंने सिलेंड्रिकल फॉर्म में दे दिया। ठीक है, जो आयरन जो था, अपने घर बनाया होगा, जब मैं घर जब बनाते हैं तो उसमें देखना वो आयरन को लगाते हैं पिलर में, तो वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सिलेंड्रिकल रॉड। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ, सिलेंड्रिकल रॉड। तो अगर आपको ये सिलेंड्रिकल रॉड को कन्वर्ट करना है किसी दूसरे शेप में, तो आप कैसे उसको शेप मतलब कैसे उसको आप कन्वर्ट करोगे? तो किसी भी चीज़ को देखो, कोई भी चीज़ अगर आपके पास है, जैसे सॉलिड है आपके पास, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में? लिक्विड में। इसको अगर आप समझ लो, इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में? लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा, और किसको चेंज करना पड़ेगा? प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा। दोनों ही चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बेसिक सा एक एग्जांपल बताता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लड़के प्रॉब्लम मतलब आपको भी डाउट आएगा इसमें। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा वाटर जो होता है, वाटर, क्या बोल रहा हूँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका? तो आप बोलोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैं देखो, अगर आप कोई भी ऐसे पूछ लेगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो आप 100 डिग्री सेल्सियस बोल दोगे ना, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि मैंने आपको पूछा ही नहीं है कि कितने प्रेशर पे। समझ में आ रहा? मैं आपको पूछा ही नहीं हूँ कि कितने प्रेशर पे मैं आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? बताता हूँ, देखो बताता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, जो वाटर जो है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, पेन निकल जाए पहले, हाँ ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कितना होता है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये तब है जब उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करवा सकता है। जब मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि प्रेशर का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है टेम्परेचर को चेंज करने में। ठीक है, अब बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। चलो मैं बताता हूँ। प्रेशर अगर आपका 2 atm रहा, तो किसी ने बोल दिया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, जब प्रेशर आपका 2 atm है, तो बेटा उस समय पे आपका टेम्परेचर फिर कितना रहेगा पता है? 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहने वाला है, वो चेंज करेगा प्रेशर के ऊपर। अगर आप प्रेशर को बढ़ा दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा? उसका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। और मैं आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल भी बताता हूँ। आप कश्मीर में जब मतलब कुछ लोग जो कश्मीर में गए होंगे, तो वहाँ पे देखना चावल जो होता है वो पकता नहीं है। अगर आप उसको बनाओगे भी ना वहाँ पे चावल को, तो पकता नहीं है। क्यों नहीं पकता है वहाँ पे पता है? क्योंकि वहाँ का प्रेशर ही कम हो जाता है। मतलब पहाड़ पे चढ़ोगे ना तो प्रेशर वहाँ पे कम होता है, और जो आपका ग्राउंड लेवल पे जो रहते हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो पहाड़ी पे गए आप तो वहाँ पे प्रेशर कम हो गया। अब जब प्रेशर कम हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम हो गया।
और जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया आपका तो चावल अब बनेगा कैसे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे क्या है कि आपका इतना 100 डिग्री सेल्सियस आप दोगे तो चावल आपका पक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पहाड़ी पे चले गए, पहाड़ी पे चले गए तो वहाँ पे प्रेशर कम हो गया है, प्रेशर कम हो गया तो उसके कारण क्या हुआ है, टेम्परेचर भी कम हो गया। जब टेम्परेचर अगर आपका कम हो गया तो चावल तो उतने भी पकेगा ना आपका, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर जो है कम हो गया है, तो क्या होता है कि फिर आपका चावल वहाँ पे कच्चा रह जाता है। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपका सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, आप टेंशन मत लो, फिजिकल केमिस्ट्री आपका सबसे बेस्ट करवा दूंगा। और क्या बोलते हैं, जितने भी आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है। और उसी की हेल्प से आप अपने एग्जाम जो है उसको पढ़ सकते हो एकदम अच्छे से, क्योंकि हाँ थ्योरेटिकली नहीं समझ में आता है, बाकी न्यूमेरिकल तो हम प्रैक्टिस करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। तो मैं आपको हमेशा ये बात यही बात बता रहा हूँ आपको कि कोई भी अगर आपको पूछेगा आज के बाद कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो आप आगे वाले से पहले पूछना कि आप पहले प्रेशर बताओ, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आपको कन्वर्ट करना है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और या फिर उसके शेप को चेंज करना है, तो दो तरीके से चेंज होगा, प्रेशर को भी चेंज करके, टेम्परेचर को भी चेंज करके, ठीक है। आप बोलोगे सर मैं प्रेशर से ही करवाऊंगा सिर्फ, तो ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट है आपका। और आप बोलोगे सर मैं सिर्फ टेम्परेचर से कराऊंगा, तो ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है आपका। समझ में ना, ऐसे भी करा सकते हो। क्या बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो प्रेशर में चेंज करोगे, टेम्परेचर में चेंज करोगे तो वो कन्वर्ट होगा। आप बोलोगे सर किसी एक में कन्वर्ट, मतलब किसी एक चीज़ में चेंज कराया तो भी कन्वर्ट होगा। आप बोलोगे दोनों में से किसी भी चीज़ में मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ और उसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तब कन्वर्ट नहीं होता है वो। समझ में ना। तो इसलिए बोला है कि जो भी आपका डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट वॉल्यूम है, डेफिनाइट शेप है और डेफिनाइट वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर या फिर प्रेशर में चेंज करोगे तो, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के ना ये चीज़ को समझ जाते हैं कि टेम्परेचर में अगर हम चेंज करेंगे तो आपका वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। वो बहुत लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और लिक्विड को हीट करोगे तो वो कन्वर्ट करेगा आपका गैस में। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया और आप प्रेशर को चेंज कर रहे हो, तो भी आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। ये प्रेशर वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इसमें रहता नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही चेंज करोगे तो भी होगा, दोनों में से किसी एक चीज़ को भी चेंज करोगे तो भी होगा, ठीक है। तो ये बहुत काम की बात मैंने बताई, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आओ आखिरी चीज़ है, सॉरी थर्ड चीज़ है आपका, क्या बोला गया है, द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट, पहले तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता क्या है, ठीक है। जैसे देखो मैं भी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था, ठीक है। इसको देखो आप, ये देखो, कोई भी अगर आपके पास सॉलिड रहेगा ना तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल, जैसे ये वाला पार्टिकल है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये वाला जो रहेगा ना इसको हम क्या बोल देंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। ये वाला जो रहेगा इसको भी क्या बोल देंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। समझ में ना। इसके पास देखो बहुत सारे, और सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसके पास बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है। जो भी आपका एकदम छोटा पार्टिकल जो दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उसको हम क्या बोल देंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। उसको हम क्या बोल देंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो आपका एकदम छोटा वाला जो पार्टिकल है उसको हम क्या बोल देते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ एक नया चीज़ कि किस तरीके से हम इस चीज़ को और लेके जाएंगे आगे, ठीक है। देखो अभी देखो, अब जो मैं अभी आपको डायग्राम दिखा रहा था ना वो इस तरीके से था आपका, इस तरीके से अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब आप सॉलिड की बात करोगे तो वो इस तरीके से रहेगा आपका, लेकिन अगर ये सॉलिड है तो ये तो 3 डायमेंशनल रहेगा ना आपका। ये सॉलिड है तो ये कितना डायमेंशनल रहेगा आपका, 3 डायमेंशनल। अभी मैंने बनाया कितना डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं, ये पूरा सॉलिड आपका बना हुआ है पहले से, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसका एक छोटा सा पार्ट बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे स्टडी करना है, तो मैंने आपको अभी बताया ना, जब भी आप किसी चीज़ को स्टडी करते हो तो क्या करो, एकदम छोटे से पार्ट को आप स्टडी कर लो, अगर आपने छोटे से पार्ट को स्टडी कर लिया तो आप फिर क्या कर सकते हो, उस चीज़ को पूरे मतलब अपने हाथ में मतलब आप सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, तो उसको किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करवाना है करवा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा सॉलिड है, उसके छोटे से पार्ट को जब मैं स्टडी करने के लिए जाऊँगा तो कैसा है वो, 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल है तो इसलिए हम कैसा बना देते हैं उसको, क्यूब के फॉर्म में बनाते हैं। समझ में आया क्यों हम क्यूब के फॉर्म में बना रहे हैं उसको, क्योंकि देखो अभी आपको समझाना मैंने, अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको यार, ठीक है। इतने भी आप मतलब वो नहीं हो, ठीक है। आपके पास एक बहुत बड़ा सॉलिड है, ऐसा बहुत बड़ा सॉलिड है, ठीक है, और ये होगा कैसा, 3 डायमेंशनल होगा। तो जब 3 डायमेंशनल होगा और जब मुझे एकदम छोटे सा पार्ट को स्टडी करना है तो ज़्यादा बेटर क्या रहेगा उसको बनाना, क्यूब के फॉर्म में बनाना उसको ज़्यादा बेटर रहेगा। किसके फॉर्म में बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा आपका,
क्यूब के फॉर्म में बनाना बेटर रहेगा, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी इसके पास रहेगी, जो प्रॉपर्टी इस ये जो मैंने छोटा सा क्यूब बनाया है इसके पास रहेगी, वही सेम प्रॉपर्टी ये जो है आपका ओरिजिनल सॉलिड इसके पास रहेगी। समझ में आ रहा, ठीक है। और ये जो सॉलिड रहेगा इसमें पार्टिकल देखो इस तरीके से अरेंज रहेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे फॉर्म में इस तरीके से अरेंज रहेंगे। समझ में आया। इसलिए पूरे सॉलिड के चैप्टर में ही जब भी हम छोटे पार्टिकल को स्टडी करने के लिए जाएंगे ना, छोटा पार्टिकल, तो उसको हम इस तरीके से बनाएंगे, एक क्यूब बनाते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। और ये जो क्यूब है मैं अभी आपको समझा दिया, कोई भी सॉलिड होगा तो 3 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है आपका? 3 डायमेंशनल होता है। तो जब आपको किसी भी 3 डायमेंशनल चीज़ को पढ़ना है तो उसका छोटा वाला पार्टिकल जो रहेगा वो भी तो आपका 3 डायमेंशनल रहेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एकदम छोटे से पार्ट में ऐसा इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। देखो बहुत एकदम मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको, और हर एक चीज़ का मतलब बताऊँगा आपको कि क्यों ऐसा ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये हम 3 डायमेंशनल में सॉलिड स्टेट में हम पूरे चैप्टर में अभी आप देखोगे तो हम किसको बनाएंगे, क्यूब को ही बनाएंगे, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से था आपका, आया समझ में, ठीक है। और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल समझ में आना, एकदम छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी सॉलिड रहेगा तो एकदम ऐसा छोटे छोटे पार्टिकल से ऐसा बनाया जाता है, इस तरीके के छोटे छोटे पार्टिकल से। और ये जो आपका छोटा छोटा जो पार्टिकल है, कोई भी एक छोटे पार्टिकल को ले लो, इसी को ले लो, इसी को हम क्या बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या तो वो एटम हो सकते हैं, या तो वो आयंस हो सकते हैं, और या तो वो पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप बात करो NaCl की, जैसे आप बात करो NaCl की, तो NaCl क्या है आपका, सॉलिड है। NaCl क्या है आपका, सॉलिड है। तो जब ये सॉलिड जो रहेगा तो उसमें देखो छोटे छोटे पार्टिकल की अगर आप बात करोगे तो क्या रहेगा, Na+ रहेगा, Cl- रहेगा, ऐसे वो बनते जाएंगे। फिर यहाँ पे फिर रहेगा आपका Na+ रहेगा, फिर आपका Cl- रहेगा, फिर Na+ रहेगा, ऐसा बड़ा सा एक सॉलिड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका जो छोटा पार्टिकल जो रहेगा उसको देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, आयंस बोल देंगे। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आयंस, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा सॉलिड CO2 जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल कैसे हैं, CO2 वाले हैं, तो इसको आप एटम्स बोल सकते हो, या फिर आप इसको पार्टिकल्स बोल सकते हो। तो आगे आने वाले क्लासेस में हम धीरे धीरे इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, कब एटम्स बोला जाता है, कब आयंस बोला जाता है, कब पार्टिकल्स बोला जाता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या बोलो, सीधा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल दो। आज पहला ही लेक्चर है आपका, सॉरी दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में तो मैंने आपको बेसिक बताया था कि हम किस तरीके से अपने चीज़ों को डिफाइन करते हैं और चीज़ों को किस तरीके से हमने सेपरेट कर करके रखा है, सबको एक ही चीज़ में नहीं घुसा दिया है, ठीक है। सॉलिड से डील कर रहे हैं तो फिजिक्स में अगर आप देख रहे होंगे तो पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका सॉलिड से डील किया जाता है। वहाँ पर हम मटेरियल को फिक्स करके चलते हैं, ये मटेरियल कैसा है, नॉन इलास्टिक है या फिर रिजिड है आपका, ठीक है। पूरा मैंने एकदम बेसिक से बताया, एकदम बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। चलो आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो एटम्स, आयंस एंड पार्टिकल्स के बारे में आपको पता चल गया। ये जो छोटा सा पार्टिकल है ना, ये वाला जो छोटा पार्टिकल है, इसी को हम क्या बोल देंगे, या तो एटम होगा ये, या तो ये आयंस होगा, या तो पार्टिकल्स होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप सीधा बोल दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो, आ समझ में, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद देखो ऑल सच स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इज पार्टिकल्स, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा ये होगा, और ये जितने भी स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे आपके सॉलिड के वो क्या रहेंगे, आपके पार्टिकल्स रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड किस तरीके से रहेगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे वाला जो क्लासेस रहेगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के सॉलिड होते हैं। तो 2 होता है आपका क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। और आपको और डिटेल में मैं बताऊंगा कि जब हमें हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से हम चीज़ों को चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगा। आपको काफ़ी मैंने बेसिक में डिटेल बता दिया है, तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, और इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें अब फिर मैं आपका चैप्टर अच्छे से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।